Okay, dear students, first of all, I will solve the paper Feb March 2024 2. So this is M1 paper mechanics, which you people have to give in October November exams. और ये वेरिएंट एक ही होता है मार्च का 4-2 है और फेब 2020. ओके, सो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को सॉल्व करूंगा, इस पेपर को सॉल्व करूंगा और देन इस पेपर के हम लेट्स सी के देखते हैं कितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद देन आई विल डिस्कस द टॉपिक. इसके साथ साथ भी मैं टॉपिक डिफाइन करूंगा, जो भी चीजें इसमें यूज होंगी, तो आई विल एक्सप्लेन ऑल द फार्मूला एंड ऑल दोस थिंग्स. So the first question is, a lorry of mass 16,000 kg is traveling along a horizontal road. The engine of the lorry is working at a constant power. The work done by the driving force is 10 seconds is this. Find the power of the lorry's engine. Okay, before this, आपको पावर का पहले मैं फार्मूला, डेफिनेशन और वो सारी चीजें बता दूं, एक दफा रिकॉल कर लो. पावर होती है, what is the definition of power? Power is the rate of work done. Rate of work done. रेट ऑफ वर्क डन, इसका पी होता है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है पावर को, और इसका फार्मूला होता है डब्ल्यू बाई टी. ठीक है, डब्ल्यू बाई टी. और सेकंड इसका फार्मूला, इसी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और वो कौन सा फार्मूला होता है कि अगर आप डब्ल्यू वर्क डन जो होता है वो इक्वल होता है एफ डॉट डी के डिवाइडेड बाई टी. तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो होता है ये वेलोसिटी के इक्वल होता है. सो मैं इसको लिख सकता हूं एफ डॉट वी. ये पावर के दो फार्मूले होते हैं. ओके, पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी और पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी. इसमें एक बात याद रखें आप लोग, आई सेड ऑलवेज कि जब भी हमें टाइम गिवन होता है, मतलब एक चीज के कब हमें सर पता चलता है कि कहाँ पे हमने W ओवर T वाला फार्मूला यूज करना है, कहाँ पे हमने F डॉट V वाला यूज करना है, तो आपने इनमें पैरामीटर्स देखने हैं कि इसमें पैरामीटर कौन से यूज, इसमें W है और T है. जब भी आपको टाइम गिवन होगा ऑलवेज रिमेंबर कि हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है. और जब भी आपके पास वेलोसिटी और फोर्स गिवन होगी तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है. ठीक है. अच्छा, इसमें ये जो फोर्स होती है ऑलवेज रिमेंबर, साथ इसके नोट्स भी बनाते जाइएगा कि दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स. ये कौन सी फोर्स होती है? ड्राइविंग फोर्स, जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा होता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स और एफ ओवर वी से. अब P का जो सेकंड होता है, P का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, किस यूनिट में इसको मेजर किया जाता है, तो इसका यूनिट जो होता है वो वॉट होता है. ठीक है, जो वर्क का यूनिट होता है वो जूल होता है, W का, यानी P इज इक्वल टू W बाई टी. वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट. Okay, so these are the footnotes of this question. So, please now look at the question. So what we have, find the power of the lorry's engine. What we have to find, power हमने find करनी है. हमारे पास given क्या है? The engine of the lorry is working at constant power. The work done by the driving force in 10 seconds. आपके पास work given है, बड़ा straight forward सा question है. 750 and 000 जूल, और टाइम कितना है आपके पास? 10 सेकेंड है. तो स्ट्रेट फार्मूला अप्लाई कर देंगे W बाई टी. ये आ जाएगा 750 ओवर 10, तो ये आ जाएगा 750, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, वॉट. और पावर को आप, इसने फाइंड द पावर ऑफ था, इसको आप छोटे यूनिट में भी लिख सकते हैं. वॉट होता है ना, आप इसको सॉरी छोटा कह रहा हूँ, बड़े यूनिट में भी लिख सकते हैं. अगर आप 1000 से डिवाइड कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू 75,
और 1000 आपको पता है कि वो के से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड किलोवाट। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल लेता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने फेसबुक पे जब आप देखते हैं कि इंस्टा पे 2K लाइक्स 3K लाइक्स जो या कमेंट्स के बारे में वहां पे लिखा हुआ होता है, तो वो के एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है 1000 को। ठीक है, तो आप इससे याद कर लें कि 75 के डब्ल्यू मीन 75 किलोवाट। ओके, next we have the B part. If you have guys any question, then you can ask beta either in chat or you can ask directly. There is a constant resistance force acting on the lorry of magnitude 2400 Newton. Constant resistance force को usually मैं FR से represent करता हूँ कि ये resistive force है जो आगे से अप्लाई हो रही है लॉरी पे, गाड़ी है, और वो चाहे ये रेजिस्टेंस है या चाहे कोई और है जो रेजिस्टिव फोर्स है वो लग रही है उसमें, और वो कांस्टेंट है 2400 न्यूटन। Find the acceleration of the lorry at an instant when its speed is 25 मीटर पर सेकेंड। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब उसकी स्पीड जो है 25 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए आप एक बात हमेशा याद रखें कि whenever we have an acceleration इस पार में आ जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ यूज होते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से सॉल्व हो जाते हैं। वी विल डिस्कस व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूटन्स लॉ की वजह से, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ जब भी एक्सेलरेशन का आए, स्पेशली एक्सेलरेशन की वो बात करें, तो उसमें हमेशा आपने यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट न्यूटन्स लॉ। ओके, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में कभी एक्सेलरेशन नहीं आता, उसका तस्करा नहीं आता, उसका वर्क एनर्जी रिलेशन में, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में कोई ताल्लुक नहीं होता एक्सेलरेशन का। ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेनेवर ही आस्क अबाउट एक्सेलरेशन यू हैव टू यूज न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या है, मैं न्यूटन्स लॉ को डिफाइन कर देता हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि व्हेन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस पे जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू 0 होती है। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो ये जो मूवमेंट होती है, ये इसमें जो मूव करता है, जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, ये एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ था। इन शॉर्ट वर्ड्स, अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, F इज इक्वल टू ma, ये इसका लिखा जाता है, आपने अक्सर देखा होगा, F इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। मास टाइम एक्सेलरेशन, एक बात याद रखें, ये जो F होती है ना, ये नेट फोर्स होती है। इसको आप क्या लिखा करें, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। ये सिर्फ F नहीं होती, अप्लाइड फोर्स नहीं होती, बल्कि नेट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ को मैं क्या लिखता हूं, रिजल्टेंट फोर्स को हम सम ऑफ फोर्सेस लिखते हैं। ये समेशन, दिस इज कॉल्ड समेशन, दिस इज अ ग्रीक लेटर। ओके, दीज आर कॉल्ड फुटनोट्स। So summation, sum of forces is equal to ma। ठीक है, ये न्यूटन के फर्स्ट टू लॉज इंपॉर्टेंट है, ये अभी आप अपने माइंड में रखें। नेट फोर्स इक्वल टू 0 जब उस पर कोई एक्सेलरेशन, यानी वो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं क्रिएट होता तो उस पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 होती है। जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है तो इट्स मीन उस पर अप्लाइड फोर्सेस होती हैं, वो उनका जो वो किसकी इक्वल होती है, मास टाइम एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। ओके, मैं इसको रेज कर रहा हूं जरा, दिस इज कॉल्ड समेशन। सो अब हमने इसको देखना है कि ये यहाँ पे देखें, इसने खुद ही जिक्र करा है एक्सेलरेशन का।
एक बात याद रखें, नेट फोर्स हम सलार एंड इत्तिसाम, आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी बेटा आ रही है, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। नेट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नाउ लुक एट दिस, कि नेट फोर्स आपने कैसे कैलकुलेट करनी है कि नेट फोर्स इक्वल टू होती है कि आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये देखें, मैं इसको जरा यहाँ पे नीचे ट्रैक करता हूँ। ये इसमें फॉरवर्ड फोर्स जो होती है, मतलब इसकी जो फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है या ड्राइविंग फोर्स जिसको आप कहते हैं, जो गाड़ी आगे की तरफ फोर्स लगा रही है, ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज कॉल्ड, ये रिजल्टेंट फोर्स होती है। मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे 20 न्यूटन की फोर्स आगे की तरफ लग रही है, 3 न्यूटन पीछे की तरफ लग रही है, तो आप जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालते हैं? 20 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 17 न्यूटन। ठीक है, तो ये 17 न्यूटन की इक्वल आ जाएगा। नेट फोर्स आप कैसे निकालेंगे? ड्राइविंग फोर्स माइनस, ड्राइविंग फोर्स को मैं FD लिख देता हूँ, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू MA। अब ड्राइविंग फोर्स हमने कैसे निकालनी है? उसने बताया हुआ है कि ड्राइविंग फोर्स जब वेलोसिटी 25 मीटर हो, मैंने आपको एक बात, अगर आपको याद हो कि अब आपके पास पावर भी गिवन है, सही है, आपने वो भी चीज माइंड में रखनी है कि जब P का फार्मूला होता है F.V, तो यहाँ से अगर आप FD.V, F P ओवर V किसके इक्वल हो जाएगा? FD के, यानी ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो P ओवर V के इक्वल है। आपने ये देखना आपके पास डेटा क्या गिवन है, तो डेटा आपके पास पावर भी आ गई है और वेलोसिटी भी है एट दैट मोमेंट, तो यू कैन यूज द फार्मूला P over V for driving minus frictional is constant, that will be equal to 2400, mass उसका कितना था? 16,000, और A हमने फाइंड करना है, तो P है 75,000 over 25 minus 2400 is equal to 16,000 A, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000, 25 3 टाइम minus 2400 is equal to 16,000 into A, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 over 16,000 is equal to A, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.0375 ms minus 2, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल P ऑफ mass 4 kg is on a rough horizontal floor। रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, मैं ड्रॉ करता हूँ, एक पार्टिकल है यहाँ पे और उसका जो मैस है वो 0.4 kg। The coefficient of friction between P and the floor is mu. The force of magnitude 3 Newton is applied to P upward at an angle alpha above the horizontal, where tan alpha is equal to 3/4. The particle is initially at rest and accelerate at 2 meters per second square. Find the time it takes for P to travel a distance of 1.44 meter from its starting point. अच्छा, पहले जितना भी आपके पास डेटा है हम वो रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। ये रफ है, इट्स, जब भी वो बात रफ की करें आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। रफ मीन देयर इज अ फ्रिक्शनल इन द प्लेन, ये जिस पे वो पड़ा हुआ है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन होती है, ये आप याद रखें। और फ्रिक्शनल
फ्रिक्शन फोर्स का क्या होता है फार्मूला, जो वो होती है F इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। F इज इक्वल टू म्यू आर, ये अब या F इज इक्वल, अभी हम R देखेंगे कि R क्या है, म्यू क्या है और F क्या है। ये F फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है और ये हमेशा बैकवर्ड होती है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है, ये याद रखिए। 0.4 kg, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो कितना है 0.4, यानी मैस इसका 0.4 kg है। तो वेट जब फोर्स निकालेंगे तो वो होता है mg के इक्वल, तो दैट विल बी इक्वल टू g की वैल्यू 10 होती है, 0.4 into 10, दिस विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स नीचे इसके वेट की अप्लाई हो रही है वो 4 न्यूटन है। The coefficient of friction between P and the floor is mu, a force of magnitude 3 Newton. 3 Newton की एक फोर्स है जो कि एंगल अल्फा पे अप्लाई हो रही है, upward and angle alpha such that horizontal where tan alpha is equal to 3/4। अब ये tan alpha की उसने वैल्यू दी हुई है, ये मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ कि ये किस लिए वो देता है। तो साम आप बता सकते हैं कि tan alpha उसने क्यों दिया हुआ है? सर इससे हम जो अननोन थीटा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो 3 है उसको हम एज एन वाई कंपोनेंट ले सकते हैं, और जो 4 है उसको एज एन एक्स कंपोनेंट ले सकते वेरी गुड शाबाश, सही, वेरी गुड बेटा। अगर ये अल्फा हो तो tan अल्फा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल पे तो ये 5 आ जाएगी, सही है। तो आप 3 और 4 को यूज करके ये 5 आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ से साइन अल्फा भी ले सकते हैं, साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा 3/5, और कॉस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो 4/5 के इक्वल हो जाएगा। अब आपने देखें ये जो फोर्स है ये 3 न्यूटन की है, upward the particle is initially at rest and accelerate 2 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड, और फिर एक्सेलरेशन उसमें कितना क्रिएट होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड द टाइम इट टेक्स फ्रॉम P टू ट्रेवल इन द डिस्टेंस ऑफ 1.4, यानी टाइम आपने फाइंड करना है जब वो डिस्टेंस 1. अच्छा, डिस्टेंस को हमेशा हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.44 मीटर का जब वो डिस्टेंस कवर कर ले फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, ओके। अच्छा बताएं, ये तो आसान सा है, कैसे फाइंड करेंगे उसका डिस्टेंस? आपके पास इनिशियल भी है, एक्सेलरेशन भी है और डी भी है, तो इरसाम आप बता सकते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड होगा? टाइम फाइंड करना है, सॉरी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें? सर मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया है किस तरह फाइंड आउट होगा। सही है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे तीनों फार्मूलाए लिखता हूँ, आपने ये वाले अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या था, ये फार्मूला जरा अपने माइंड में रखिएगा, जो S इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक है। देन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए वो जो फर्स्ट फार्मूला है इसमें वेलोसिटी भी आ रही है, फाइनल वेलोसिटी V जो है फाइनल वेलोसिटी, वो हमारे पास नहीं है यहाँ पे। फिर सेकंड फार्मूला क्या था, S इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। यू टी तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थर्ड वन यूज होगा। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला? थर्ड वन, सही है, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी आ रही है। तो ये 4 फार्मूलाए होते हैं, सही। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
8 e square half 8 e square, एक मिनट, तो s जो है वो कितना है 1.4, u कितना है 0 है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, a कितना है 2 है, और t हमने फाइंड करना है, तो ये 1/t 0.4, t इज स्क्वायर रूट लेंगे तो t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड आ जाएगा। ओके, फाइंड म्यू। म्यू कैसे फाइंड होगा? मैंने आपको बताया मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मोर देन 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें न्यूटन लॉ यूज हो रहा होता है। कौन से न्यूटन लॉ? जो अभी हम ऊपर डिफाइन करके हैं, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है कि फॉरवर्ड फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मीन जो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स वो किसकी इक्वल होती है? मास टाइम एक्सेलरेशन की। ठीक है, ये न्यूटन मैक्सिमम केसेस में ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए म्यू आपने फाइंड करना है, तो म्यू के लिए भी यही इसी फिगर को जो मैंने ऊपर ड्रॉ की थी फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि ऊपर ये यूज नहीं हुई, तो मैं इसको जरा ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, डुप्लीकेट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये ठीक है, अब इसके लिए न्यूटन्स लॉ कैसे यूज होगा देखें। क्या होगी? फॉरवर्ड फोर्स, जो फॉरवर्ड फोर्स है माइनस, फॉरवर्ड फोर्स को हम एफ डी लिख देते हैं, मतलब डी से माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब फॉरवर्ड फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स है, पहले आप ये मुझे बताएं। फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है? देखिए फॉरवर्ड फोर्स सिर्फ इसमें ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट है ना मेरे पास, ये एक ही फोर्स है जो 3 न्यूटन इस ये एंगल अल्फा पे अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इनाम एंड एहतसाम, इसको क्या करेंगे? कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे। सर लेकिन ये 5 है न्यूटन है मेरे ख्याल से। 5 है या 3 है? नहीं 5 है। नहीं 3 है। नहीं सर, वो आपने वो थोड़ा गलत लिखा था आई गेस। सर ये कहाँ पेपर पे? को ये 2020 है कहाँ? एहतसाम कहाँ पे 5 है? सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये 3 साइन अल्फा हो जाएगा और 3 कॉस अल्फा हो जाएगा। कंपोनेंट में डिसॉल्व करना, कंपोनेंट में मैं डिफाइन करूंगा लेटर ऑन जब हम टॉपिक करेंगे कंपोनेंट में कैसे डिसॉल्व करते हैं। सलार इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ आ रही होंगी बेटा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। जो चीज थोड़ी बहुत भी आपको समझ आती है सिर्फ उसी के नोट्स फुट नोट्स बताते जाएं, हम टॉपिक वाइज इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फॉरवर्ड फोर्स इसमें कौन सी है? अगर आप देखें तो फॉरवर्ड फोर्स सिर्फ इसमें एक ही आ रही है और वो कौन सी है? 3 cos अल्फा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है? जो बैकवर्ड है। फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू आर के इक्वल। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर इज इक्वल टू, अच्छा इसने क्या कहा था? एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगी, पहली बात तो ये, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू एम ए। मैस इसका कितना था? 0.4, और एक्सेलरेशन इसमें कितना क्रिएट हो रहा था? 2 मीटर पर सेकेंड का। So I put all the given value in this equation. ये मेन हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। This is न्यूटन सेकेंड लॉ। ये क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ, फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए। उसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए आर कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें आर कैलकुलेट करना है, तो आर जो होता है ना वो होती है नॉर्मल फोर्स, यानी जो ऑब्जेक्ट पे उस जिस पे पड़ा हुआ है उस सरफेस की वजह से उस पे लग रही होती है, तो दिस इज कॉल्ड आर। ओके, आर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? आर के लिए हम वर्टिकल फोर्सेस लेते हैं,
vertical forces mean upward forces minus backward forces is equal to 0. Upward forces, okay नाम, minus backward forces, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है, मीन नेट फोर्स जो है वो इक्वल टू, अगर तो उसमें वर्टिकली कोई मूवमेंट हो रही है तो इक्वल टू एम ए होता है, अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो वो इक्वल टू 0 होता है। यानी ये न्यूटन सेकंड लॉ है, नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगी क्योंकि इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। ठीक है, अब अपवर्ड फोर्सेस कौन सी, एक तो आर है प्लस 3 साइन अल्फा भी अपवर्ड फोर्सेस है, माइनस बैकवर्ड फोर्सेस में कौन सी है 4 न्यूटन इज इक्वल टू 0। आर प्लस 3 साइन अल्फा किसके इक्वल है 3/5 के, -4 इक्वल टू 0। आर प्लस 9/5 -4 इक्वल टू 0। आर इस यहाँ पे आप प्लस एलसीएम लेने 5 9 -20, ये आर इज इक्वल टू -11 11/5 आ जाएगा, दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आर आ गया। अब आर की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट कर दें, 3 कॉस अल्फा किसके इक्वल था 4/5 के, यहाँ पे 4/5 आ जाएगा, माइनस म्यू हमने फाइंड करने, आर जो है 11/5 है इज इक्वल टू 0.8, तो -11 म्यू ओवर 5 is equal to 0.8 minus 12 over 5 minus 11 over 5 mu is equal to 58 times 4 minus 12 over 5, तो minus 11 over 5 mu is equal to minus 8 over 5, तो ये mu is equal to आ जाएगा 8 over 11, ये mu की वैल्यू आ जाएगी 8/11। ठीक है, या इसको आप डिवाइड कर लें, डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आई होप दिस इज इक्वल टू 0.727, ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? The diagram shows a vertical cross section of a surface ABC or 3 points on the cross section. The level of a B is 8 centimeter above the level of A. The level of C is 0.5 meter below the level of A. A particle of mass 0.2 kg is projected up the slope from A with the speed 5 meter. The particle remains in contact with the surface as it travels from A to C. Given that the particle reaches B with the speed of 3 meter per second and there is no resistance force, find H. अच्छा देखिए, पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है और वो यहाँ तक पहुंच गया है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है और उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितनी हो गई है 3 मीटर पर सेकेंड। आपने हाइट h बतानी है कितनी होगी, ठीक है, और कितनी वेलोसिटी से a पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, मैं जरा इसी फिगर पे a पे जो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया। B पे जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 3 मीटर पर सेकेंड, और क्या है जी, ठीक है। अच्छा वर्टिकल आपने हाइट बतानी है, ये हाइट, एक हाइट तो ये होती है कि अगर हमारे पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ जाए और ये वाला हो, नीचे वाली लेंथ भी हो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। सेकंड ये आती है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ जाए, फिर हम एंगल फाइंड कर लें, तो उस तरीके से h आ सकती है। 2 वेज हो गए, एंगल हो, ये साइड हो तो हम तब निकाल सकते हैं,
या ये डिस्प्लेसमेंट हो और ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। थर्ड वे क्या होता है? थर्ड वे ये होता है कि आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यानी एनर्जी एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट दिस पॉइंट, मीन या न्यूटन्स लॉ है या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। न्यूटन्स लॉ इसमें इस वजह से नहीं यूज हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास फोर्सेस का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं, ना हमारे पास कोई फोर्सेस गिवन है, ठीक है। और सेकंड एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई टाइम वगैरह नहीं गिवन, डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन, कोई और चीज गिवन नहीं जो हम यहाँ पे यूज कर सकें। सो देयर इज जस्ट ओनली वन वे, और वो क्या है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम इसमें यूज करेंगे। वर्क एनर्जी, आप बता सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या था एहतसाम, ए और बी को माइंड में रख के। इनाम, मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Energy at A is equal to energy at B. Simple, energy at A should be equal to energy at B because there is no resistive force, he said. ठीक है, तो A पे जो एनर्जी है वो, तो एनर्जी एट ए पे कौन सी एनर्जी होगी आप मुझे बता सकते हैं? Kinetic energy. और एनर्जी एट बी क्या होगी? ए को हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ये अपने माइंड में रखिएगा। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट व्हिच आई टोल्ड यू अर्लियर? एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। एनर्जी एट ए सिर्फ काइनेटिक होगी बिकॉज इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ वो, और कितना है 5 मीटर पर सेकंड। बी पे कौन कौन सी एनर्जी होगी इत्तेसाम, आपने मुझे बताना है। हेलो इत्तेसाम, कैन यू हियर मी बेटा? आपका माइक ऑफ है शायद। यस सर। जी सर बी B में पे- पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी एज वेल। काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वो रेस्ट पे नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी जीरो तब होती है अगर वो रेस्ट पे आ जाए, रिमेंबर ऑलवेज। तो काइनेटिक एनर्जी पहले पे क्या होगी? 1/2 mv², उसका मैस कितना है? 0.2, और देयर इज नो इंजन फोर्स, उसमें कोई इंजन नहीं है कि जो वर्क डन बाय द इंजन होगा, सही है, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ। v कितनी है उसकी? 5 है। 1/2 0.2 और वहां पे 3 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh है। m कितना है? 0.2, g कितना है? 10, और h आपने फाइंड करना है। सो h इज ऑलरेडी सब्जेक्ट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.1 यहाँ पे आ जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू, बल्कि इधर ही कर देते हैं, माइनस हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 2h। तो ये 0.2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ओ नहीं सॉरी, ये स्क्वायर है ना, 1/2 mv² होता है। आई मेड मिस्टेक हियर। 1/2 mv² होता है ना, तो 25 इंटू 250 होगा, ये 5/2 2.5 होगा, माइनस ये 3 इंटू 9 9 2 18 1.8 डिवाइडेड 0.9 होगा, इज इक्वल टू 2h। ओके गॉट इट। तो इसको माइनस करें, 9 1, मेरे ख्याल में 1 पॉइंट कितना आता है, ये चेक करें कैलकुलेट मैंने ठीक किया हुआ या नहीं किया हुआ। 1.6. 1.6 2h, और h इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ओके, ये आ जाएगा आपके पास, हाइट आ जाएगी। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम बेटा? कोई बात इसमें ना समझ आई? इनाम इत्तेसाम? Yes, sir. Clear है. अच्छा, it is given instead that there is a resistance force and that the particle does 3.1 joule of work against the resistance force as it travels from A to C. Find the speed of the particle when it reaches C. देखिए, अब उसने जो इंटरवल लिया है ना, वो A से C ले लिया है। आपने ये बताना है जब वो C पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, and there is a resistive force
वो कितनी है रेजिस्टिव फोर्स? नहीं, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स 3.1 जूल है, ठीक है, ये वाला, यानी वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स 3.1 जूल है। अब पहले तो आपने ए और सी इंटरवल देखना है, वो देखना है। आपने बी को स्किप कर दें, ठीक है, बस 3.1। अच्छा पहले देख लें बी दरमियान में आ रहा है या इट इज गिवन इंस्टेड द रेजिस्टेंस फॉर दैट पार्टिकल डज 3.1 जूल वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस फॉर एटीसी। हाँ, बी का कोई तस्करा नहीं है, आपने सिर्फ ए और सी को कंसिडर करना है। यहां से पार्टिकल चला हो के ऊपर नीचे सी पे आया, किधर गया इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ए पे कौन सी एनर्जी है और सी पे एनर्जीज मुझे बताएं। दिस इज द ओनली वन सॉल्यूशन। एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू एनर्जी एट सी। जो इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन मैंने आपको कहा था कि एनर्जी एट स्टार्टिंग पॉइंट और एनर्जी एट एंडिंग पॉइंट इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अगर एनर्जी एंडिंग पॉइंट पे कम है तो बाकी एनर्जी कहाँ जाती है, मुझे बता सकते हैं आप? सराउंडिंग्स। वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, व्हाट यू हैव टू से कि सर वो वर्क हुआ है जो रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट, वो उसमें चली गई है, सही है। इसमें तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स किस साइड ऐड होता है? एंड दूसरे वाली साइड पे। जी बेटा, would सर you like इसमें to- एक और वेरिएबल था वर्क डन बाय इंजन। हाँ जी, वो इस साइड पे ऐड होता है, वर्क डन बाय द इंजन। ये तो पार्टिकल है ना, इसमें कोई इंजन वगैरह तो नहीं है ना, तो देयर विल बी नो वर्क डन बाय द इंजन, सही है। तो एनर्जी एट ए विल बी, मुझे ये बताएं कि एनर्जी ए पे कौन कौन सी एनर्जीज है? हाँ जी, इनाम एंड इत्साम। काइनेटिक एनर्जी सर। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज ओनली वन एनर्जी एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सी पे कौन कौन सी एनर्जी है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। मैंने आपको कहा था हमेशा एक पॉइंट को आपने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। सी पे कौन कौन सी एनर्जी होगी? एक तो वो सी पे कह रहा है वेलोसिटी, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, सी पे वो मूव कर रहा है। काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। काइनेटिक भी होगी प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन सी होगी मुझे ये बता सकते हैं? नेगेटिव होगी। ये है ना, इस नेगेटिव होगी। क्यों? डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो इस वजह से जो उसकी ओरिजिनल हाइट है उससे नीचे ऑब्जेक्ट गया हुआ है, तो दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। गॉट इट इत्साम? यस सर। एनर्जी एट ए 1/2 0.2 m, वही 5 आ जाएगा उसका स्क्वायर। ई सी पे कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक 1/2 m 0.2 v स्क्वायर, बिकॉज v हमने फाइंड करनी है, और माइनस एम जी एच क्या आएगी? 0.2, g 10 है और h कितना है? 5 है ना? 0.5। हाँ, 0.5 और प्लस वर्क डन कितना है? 3.1, तो ये आ जाएगा 2.5 और माइनस 3.1 इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल ये वाली 0.2 इंटू 5 कितना होगा? 0.2 इंटू 5 10 होगा, ये 0.01 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 0.1 ये सर 1 प्लस हो जाएगा। 1 होगा, यस 0.1 होगा, चेक करो। 1 होगा सर। 10 5 5 2 10, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0.1 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3.5 माइनस 3.4 कितना होता है? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 v स्क्वायर, ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और v इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आता है, लेकिन वेलोसिटी जो है इसमें क्या होगी? +2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे। वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है आप मुझे बता सकते हैं? यानी प्लस क्यों हम कंसिडर करेंगे? वैसे आंसर तो इसका आता है +-2।
तो हम प्लस कंसिडर कर रहे हैं। तो वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है? फिगर को देख के बताएं। जब ऑब्जेक्ट, मेरी बात सुने, सर जब अपनी डायरेक्शन इनिशियल, अपोजिट हो जाती है। हाँ जी, जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से अवे मूव कर रहा हो, मीन फॉरवर्ड मूव कर रहा हो, तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। जब यहाँ से वो वापस मूव करना शुरू कर दे, अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बेटा? यस सर। ओके, अच्छा नेक्स्ट है, a cyclist travels along a straight road with constant acceleration. He passes through point A and B. एक स्ट्रेट रोड है और एक साइक्लिस्ट है, और वो जा रहा है, पॉइंट ए से पास होता है और पॉइंट बी में से पास किया है उसने, एंड सी, और सी भी है एक पॉइंट। The cyclist takes 2 seconds to travel along each of the section A B. अच्छा, टाइम जो है सारों पे 2 सेकेंड ही है। A B B C and passes through B with the speed, अच्छा, each A B and B C 2 seconds to travel along each of the same B and passes through the B with speed 4.5. B को जब पास करते हैं तो उसकी स्पीड थी 4.5 मीटर पर सेकंड। The distance AB is 4/5 of the distance BC. जो AB का डिस्टेंस है ना, वो 4/5 ऑफ BC है। हम लेट करते हैं कि जो BC का डिस्टेंस है वो x है, यानी ये वाला डिस्टेंस x है। तो ये AB किसके इक्वल हो जाएगा? 4/5 ऑफ x। मैं सिर्फ अलजेब्रिक मेथड को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है साइक्लिस्ट का कि वो कितना होगा। देखिए, इसमें एक बात याद रखें, हम पहले इंटरवल को अगर हम कंसिडर करें, हमारे पास क्या क्या गिवन है। ए से वो स्टार्ट करता है बी पे, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है 4.5 मीटर पर सेकेंड, और देन हमारे पास गिवन है, टाइम गिवन है 2 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सम हाउ गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ x। ये डिस्प्लेसमेंट, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। ये दो इंटरवल्स हैं। कौन सी इक्वेशन यूज होगी अगर आप ऊपर देखें तो? फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, और एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। इसमें मैंने आपको एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट बताया था, अगर आपको याद हो तो। बता सकते हैं मुझे इनाम? सर इसमें हम यूज करेंगे s is equals to ut plus 1/2 square। पर इसमें सर vt यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। दिस वाज द ट्रिकी पॉइंट कि आपने सेकंड इक्वेशन को, फाइनल वेलोसिटी भी उसमें यूज हो सकती है, और वो कैसे यूज होगी, s इज इक्वल टू vt माइनस 1/2 स्क्वायर, ठीक है। उसमें उसकी शेप चेंज हो जाती है, दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाता है v। इसकी डेरिवेशन भी मैंने आपको करके दिखाई थी। s कितना है? 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू v कितनी है? 4.5, t कितना है? 2 माइनस 1/2, a कितना है फाइंड करना है, t कितना है? 2 का स्क्वायर। तो ये 4, अब इसमें मुझे ये बताएं, 4/5 है, एक सेकंड में इसको सॉल्व कर लूं, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 4 2a हो जाएगा। अच्छा, x है, तो 4x इज इक्वल टू 45 माइनस 10a। तो आप इसको, हाँ, 10a इधर लें, प्लस 4x इज इक्वल टू 45। इस इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं आपके पास? 2 वेरिएबल्स हैं।
तो दो वेरिएबल के लिए क्या होता है इत्तिसाम? हाँ, सर सेकंड इक्वेशन वी ऑलवेज second वी ऑलवेज नीड अ सेकंड इक्वेशन। हमें हमेशा सेकंड इक्वेशन की जरूरत, दो वेरिएबल्स हमेशा दो इक्वेशन से सॉल्व हो। तो सेकंड इक्वेशन हम कैसे किसको यूज करके बना सकते हैं? सर बी सी के बी सी के इंटरवल को कंसिडर करके। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो बी सी इंटरवल ये, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ कि ये कौन सा इंटरवल था, ए से बी, बी से सी मैं यहां भी करता हूँ। बी से सी हमारे पास क्या गिवन है, अब 4.5 कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी अब? यार बोलते नहीं हो, एक तो आपकी आवाज नहीं आती। ये सर इनिशियल होगी। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आई गेस इसकी एक्स लेट किया हुआ ना हमने, एक्स हो जाएगा। तो एक्स हमने वो लेट किया हुआ था, उसका वो फाइंड करना है। तो फिर अगेन सेकंड इक्वेशन एक्स, अब इक्वेशन किस फॉर्म में यूज करनी है? अब ut यूज करेंगे +1/2। तो एस कितना है हमारे पास, एक्स है, यू टी कितना है, यू 4.5 इंटू 2 +1/2, ए कितना है जी, फाइंड करना है, टी हमारे पास 2 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 9 + 2a हो जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से x की वैल्यू इधर ऊपर पुट कर दें, पुट इन 1, so 10a + 4 into is equal to 45। तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा, क्या, 9 + 2a, ठीक है। तो 10a + 4 9s are 36 + 8a is equal to 45। तो ये 18a हो जाएगा, इज इक्वल टू 36 में माइनस होगा तो 9 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। a उसने कहा था ना फाइंड करें एक्सेलरेशन ही, हाँ एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट? यस सर सर ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, फाइंड ए सी। अच्छा डिस्टेंस फाइंड करना है, ऊपर इक्वेशन वही यूज कर लें, कौन सी इक्वेशन यूज करें जी, x 9 + 2a। तो इसमें a की वैल्यू यूज करनी, 9 + 2 इंटू 0.5, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। ये x हमने कौन सा लेट किया हुआ था, बी सी का, तो x जो है वो 4/5 है। ए सी इज इक्वल टू 4/5 ऑफ 10, तो ये ए सी 8 मीटर आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और फिर इसको 5 क्वेश्चंस यहाँ तक आज कंप्लीट करें। Coplanar forces of magnitude F Newton, 3 Newton, 6 Newton, 4 Newton act at a point P as shown in the diagram, given that alpha is equal to 60 and that the resultant of the, yes सर इसमें क्वेश्चंस के अंदर वो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रिंग यूज होती है दो वेट्स के बिटवीन, वो असल में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अगर वो सॉल्व कर लें आज तो। अच्छा एक मिनट। On the straight horizontal test track driverless vehicle, ये 7वां सवाल है मेरे ख्याल में, इस पेपर में वो क्वेश्चन नहीं है। चलिए वो कल कर देंगे इनाम, सही है। ठीक सही, इस पेपर में शायद वो क्वेश्चन नहीं है, तो वो हम कल कर लेंगे, वो जो टेंशंस वाला है, ठीक है। ओके सर। Alpha is equal to 60 and the resultant of the four forces is in a direction of 3 Newton। अच्छा जो रिजल्टेंट है ना, इसका मतलब ये आप देखें इसमें क्लियर, ये पढ़े ना, एंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर फोर्सेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ 3 न्यूटन। 3 न्यूटन किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है।
इसका मतलब है कि R जो है वो सिर्फ Rx के इक्वल है, उसमें Ry जो है किसके इक्वल है? 0 0 के इक्वल है, ठीक है। इज इन द डायरेक्शन ऑफ 3 न्यूटन फोर्सेस, फाइंड F। आपने F फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसको F को कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे। ये ऊपर हमने किया था सालार, ये आप बेटा देखिएगा, आपको समझ फोर्सेस को कंपोनेंट में कैसे डिसॉल्व करते हैं। एक जो कंपोनेंट है, एक आपने वाई एक्सिस के अलोंग लाइन लगानी है इसी फोर्स के सामने, और एक ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट। वाई एक्सिस ये जो सामने वाला अल्फा के सामने वाला होता है, ये होता है एफ साइन अल्फा, और ये जो साथ होता है ये होता है एफ कॉज अल्फा। एफ साइन अल्फा, अच्छा साइन अल्फा की उसने दिया हुआ अल्फा 60 डिग्री है, तो एफ साइन 60 डिग्री, बल्कि ये हम नीचे लिखेंगे ना, यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। अच्छा, अब देखें हमने एफ फाइंड करना है, तो हम वर्टिकली फोर्सेस ले लेते हैं, जो फोर्सेस अपवर्ड अप्लाई हो रही हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक ये फोर्स भी है, इसको भी कंपोनेंट में डिसॉल्व करेंगे। फोर साइन 30 और 4 cos 30। ओके, तो अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी यूज हो रही हैं, आप मुझे बता सकते हैं? एफ साइन अल्फा प्लस 4 साइन 30 और माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस 6 न्यूटन इज इक्वल टू 0। बिकॉज आर वाई 0 है ना, वो आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं एक लाइन, मैंने ये डायरेक्ट लिख दी है, क्योंकि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज along 3 Newton force, so Ry will be equal to 0. तो F sin 60 is equal to 6 minus 4 sin 30 होता है, sin 30 1/2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय sin 60, तो F की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4/sin 60 कर दें, 4 divided by sin 60, 4.61 आ जाएगी, 4.62 कर दें। ठीक है, क्या आ जाए, given that the four forces are in equilibrium, find the value of F and alpha। अच्छा, अल्फा को अब आपने 60 डिग्री नहीं लेना, 60 डिग्री वो पार्ट ए में उसकी वैल्यू थी। अब आपने एफ और ए फाइंड करना है, बड़ा आसान है, इंतहाई आसान। देखें आपके पास कितने पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे कितने अननोन है, नंबर ऑफ अननोन। सर 2। तो इट्स मीन क्या हमें चाहिए, सर 2 इक्वेशन चाहिए, एक अलोंग दो एक्स एक्सिस इक्वेशन। और एक अलोंग वाई। ठीक है, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम है ना, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आर वाई भी इक्वल टू 0 होगा और आर एक्स भी इक्वल टू 0 होगा। आर वाई की इक्वेशन क्या बनेगी, जरा देखें। अपवर्ड फोर्सेस एफ साइन अल्फा प्लस 4 साइन 30, एफ साइन अल्फा प्लस 4 साइन 30 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगी, एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस 2 होगा, तो ये 4 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, ये कौन सी हैं, वर्टिकल फोर्सेस मैंने ली हैं, आर वाई इक्वल टू 0। अब जरा हॉरिजेंटल फोर्सेस आर एक्स इज इक्वल टू 0, वो कौन कौन सी हैं। आपके पास एक है 3 न्यूटन की फोर्स, फिर उसके बाद एफ कॉज अल्फा माइनस 4 कॉस 30, 3 न्यूटन माइनस एफ कॉज प्लस एफ कॉज अल्फा और माइनस 4
cos 30 इक्वल टू 0। तो f cos अल्फा इज इक्वल टू 4 cos 30 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और cos 30 होता है √3/2 -3। ठीक है, तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कितना आता है 4 cos 30 -3 0.464 f cos अल्फा। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से आप वैल्यू निकालें, f की निकालने 0.464 डिवाइडेड बाय cos अल्फा, पुट कर दें, पुट इन 1, तो f sin अल्फा की जगह सॉरी f की जगह ये आएगा ना 0.464 sin अल्फा ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू 4। तो sin अल्फा ओवर cos अल्फा किसके इक्वल होते हैं? tan inverse of 4 over 0.464 tan inverse of 0.464, तो ये कितना आ जाएगा 25 अप्रोक्सीमेटली। मैं इसको लिख देता हूँ अल्फा की वैल्यू। ठीक है, और f कैसे फाइंड करेंगे? ये अल्फा आ जाएगा और f के लिए आप इसको पुट कर दें 0.464 ओवर cos 25 डिग्री। तो ये 0.51 आ जाएगी। इसका जरा आंसर चेक करके मुझे बताएं कितना आता है। एक मिनट, मैंने शायद वो सही कैलकुलेट नहीं किया। tan इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 0.464, अच्छा ये सही है, 83.38 आती है, ये करेक्ट कर लें। मैंने इसको 25 लिख दिया, अल्फा इज इक्वल टू 83.38। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसको f 83.38 करना है। Z- 0.464 divided by cos 83.38, तो 4.02 आ जाएंगे। ओके तिसामन इनाम बेटा, आगे समझ? यस अच्छा, सर। 6 to 7 रहेगी, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपका पेपर डिस्कस हो गया, ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा एक दफ़ा दोबारा सॉल्व कर।